देखिए आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और ये सर्कुलर मोशन के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, और पूरे फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि पूरे ही फिजिक्स में हम लोग कई जगह पर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। जैसे देखिए कई एग्जाम्पल आपके पास है, पंखा कैसे घूम रहा है गोल गोल, सर्कुलर मोशन। ये रोटेशनल मोशन भी है, आगे रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे, है ना। झूला झूलते हो, आगे पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। झूला भी कैसे झूलते हो, गोल गोल, पूरा नहीं गोल होता है लेकिन आधा तो होता है ना, पूरा घूमेगा तब तो जरा, हाँ अब वहाँ कई झूला ऐसा होता भी है ना, वो भी गोल गोल। आगे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, वह भी गोल गोल, इलिप्टिकल लगभग गोल ही है ना, तो वहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कई जगह पर जो है इसका आपको काम पड़ेगा। ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं है बल्कि पूरे फिजिक्स के लिए है, हर जगह आपको काम पड़ेगा। क्या ओमेगा होता है, क्या एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जहाँ भी घूमने वाली बात आ जाएगी तो वहाँ पर जो है आपको एंगुलर वेलोसिटी का काम आएगा, वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन का काम आएगा, वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काम आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को x से इंडिकेट करते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं? x से या s से करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करेंगे? किससे इंडिकेट करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से करेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को x या s से करते हैं, ठीक है। और वैसे इंडिकेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, लीनियर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? लीनियर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? v से या u से लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करेंगे? ओमेगा से। ओमेगा जो आप देख रहे हैं ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को v से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। लीनियर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? a से। लीनियर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? a से। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? नहीं पता। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। आई बात समझ में? पहले तो इंडिकेशन भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। तो लीनियर रिलेशन किसके किसके बीच? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। किसके किसके बीच रिलेशन? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और r जो होता है ये रेडियस होता है। तो v इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला याद रखिए, v इक्वल टू ओमेगा r होता है। क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा r। कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। v इक्वल टू ओमेगा r, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? v इक्वल टू ओमेगा r, क्या याद रखना है? याद रखना है, जोर से बोलिए। v इक्वल टू ओमेगा r, v इक्वल टू ओमेगा r, ठीक बात है। अब यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसा ये फिगर आप देख रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लो पार्टिकल यहाँ से, कोई भी पार्टिकल है, चला कहाँ से? a से b तक। कहाँ से कहाँ चला? a से b तक। ये एंगल कितना कवर किया? थीटा। कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री जितना से गया, एंगल कितना कवर किया? थीटा। रेडियस कितना है? r। और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कितना है? ओमेगा। और a से जो b जाता है ये आपका कहलाता है, ये जो डिस्टेंस हुआ इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क, चाप कहलाता है ये आर्क। तो फॉर्मूला जो आपके पास होता है थीटा के लिए, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। याद रखिएगा, ये अंडर 10 में भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, ये थीटा के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये फॉर्मूला लिया थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर आर्क को L से इंडिकेट कर रहे हैं। किससे इंडिकेट कर रहे हैं? आर्क को
एल से इंडिकेट कर रहे हैं। आर्क को एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इंडिकेशन कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, ठीक है, इंडिकेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, एस से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हुआ। अब ऐसा करते हैं कि टी से यहाँ पर इधर भी भाग दे देते हैं और टी से इधर भी भाग दे देते हैं। अब कहिएगा क्यों दे रहे हैं, तो अंदर की बात यह है कि हमको इसमें ओमेगा लाना है। क्या लाना है, क्या लाना है, ओमेगा लाना है। क्या लाना है, ओमेगा को लाना है। तो ओमेगा लाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें टी से भाग देते हैं, इधर भी भाग दे दिया और इधर भी भाग दे दिया, दोनों तरफ क्या किया, टी से भाग दे दिया। तो अब यहाँ पर देखो थीटा बाई टी क्या हो जाता है, बताओ तो, थीटा बाई टी क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी ये हो जाता है आपका ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी, एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी। तो थीटा बाय टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो गया। और एल बाई टी, जरा ये देखिए, एल आपका क्या है, ये एल आर्क है, मतलब आर्क जो है वो लीनियर डिस्टेंस होता है, चाप। तो ये एल बाई टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये कैसा वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया। ये कैसा वेलोसिटी हो गया, कैसा वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया। तो एल बाई टी क्या हो गया, ये भी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए थीटा बाई टी ओमेगा हो गया, और यहाँ पर इसके स्थान पर तो हम लोग भी ले लिए और नीचे आर, तो भी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर हो गया। तो यहाँ पर भी इक्वल टू क्या मिला फार्मूला आपके पास, भी इक्वल टू ओमेगा आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, भी इक्वल टू ओमेगा आर, भी इक्वल टू ओमेगा आर, याद रखना है। और ओमेगा के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई टी। ओमेगा के लिए देखिए, ओमेगा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ओमेगा के लिए फार्मूला थीटा बाई टी, ये तो होता ही है। ओमेगा के लिए भी कई फार्मूला होता है, एक तो थीटा बटे टी हो गया, ठीक है, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी, एक ही बात है। और कैलकुलस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये इसका कैलकुलस फॉर्म होगा, वेरिएबल कंसेप्ट, डी थीटा अपॉन डी टी। बोलो बात समझ में आया, थीटा बाई टी लें या डेल थीटा बाई डेल टी लें या डी थीटा बाई डी टी लें, ये इतना ये तो होगा ही, और भी दे सकते हैं। देखिए और क्या दे सकते हैं, अब जरा देखिए, अगर इसी में अगर हम कंप्लीट रोटेशन की बात कर दें, कोई भी पार्टिकल जैसे यहाँ से चलना शुरू किया और फिर वापस फिर ए पर आ गया, तो ये बता सकते हो कि एंगल कितना कवर किया। कोई भी पार्टिकल यहाँ से घूमना शुरू किया, वापस यहाँ आ गया, तो थीटा कितना कवर किया, 360, मतलब 2 पाई हुआ। एंगल कितना कवर किया, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई हुआ। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर हम बात करें फॉर कंप्लीट रोटेशन, किसकी बात करें, कंप्लीट रोटेशन, तो कंप्लीट रोटेशन का मतलब पूरा घूमना चाहिए, पूरा चक्कर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, पूरा चक्कर लगाना चाहिए। तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखो तो, अब यहाँ देखिए, अगर पूरा चक्कर की बात करें तो थीटा जो है वो 2 पाई हो गया, और जो समय लगेगा टाइम वो कितना हो जाएगा, उसके लिए भी एक स्पेशल टाइम यूज होता है, दैट इज टाइम पीरियड। क्या यूज होता है, टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। कोई भी जैसे पंखा ही रोटेट करा, इसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड को इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। तो अब जरा देखिए तो ओमेगा के लिए क्या फार्मूला हो गया, यहाँ देखिए, अगर थीटा को 2 पाई ले लें, स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया साहब, तो ओमेगा को क्या ले लेंगे, थीटा के स्थान पर देखो 2 पाई दे दें, स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी होता है, ठीक है।
और कैपिटल टी क्या है? यहाँ पर टाइम पीरियड है। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है। अच्छा, और ये बता सकते हो कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच उल्टा रिलेशन होता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कहने का मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये बता सकते हो ना कि 1/टाइम पीरियड क्या दे सकते हैं? फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। 1/टाइम पीरियड क्या दे सकते हैं? फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। तो यहाँ पर 1/टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, तो 2π इंटू और 1/t को फ्रीक्वेंसी दे देंगे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया? 2πn हो गया। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πn हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पर देखिए कि ओमेगा के लिए ही आपके पास कितना फार्मूला आया, और हर टॉपिक में इसका यूज होता है। ओमेगा के लिए θ/t भी है, बोलते चलिए। ओमेगा के लिए θ/t भी है, ओमेगा के लिए डेल θ/δt भी है। आई बात समझ में? ओमेगा के लिए dθ/dt भी है, ओमेगा के लिए 2π/t भी है, और ओमेगा के लिए 2πn भी है। और n क्या होता है यहाँ? n क्या होता है यहाँ? n जो है ये फ्रीक्वेंसी है। n क्या होता है? n होता है फ्रीक्वेंसी। और कैपिटल T क्या होता है? n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और कैपिटल T क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक बार फिर से सुनिए। जैसे कोई भी पंखा है, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, किसी भी चीज़ को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वह आपका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाता है। जैसे मान लो कि पंखा अगर 1 सेकेंड में अगर 20 चक्कर लगाता है, लगाता होगा कि नहीं? है ना? बिल्कुल लगाता है। अगर फुल स्पीड में पंखा हो तो 1 सेकेंड में वो 40-50 चक्कर लगाता है। तो मान लो 1 सेकेंड में अगर 20 ही चक्कर लगाता हो तो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी हो गई? 1 सेकेंड में अगर 20 चक्कर लगाता हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 20 हो गई फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में अगर 20 चक्कर लगाता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 20 हो गई। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, अगर समझिए थोड़ा सा कि कैसे उल्टा होता है। मान लेते हैं सपोज पंखा का जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 है ना? ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है पता है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। बहुत यूनिट होता है। यूनिट के मामले में जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ही धनी है। इसका हर्ट्ज तो होता ही है, इसका रोटेशन पर सेकेंड भी होता है। रोटेशन पर सेकेंड, है ना? रोटेशन पर सेकेंड, या होता है साइकिल पर सेकेंड। मोटरसाइकिल पर सेकेंड खाली नहीं लिख देना, साइकिल पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड, है ना? सिर्फ पर सेकेंड भी दे सकते हो, पर सेकेंड भी, है ना? तो साइकिल पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड, या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो देखिए ये यूनिट के मामले में बहुत धनी है, कई यूनिट होता है। और बाकी ये हर्ट्ज तो होता ही है, HZ, है ना? हर्ट्ज। तो मान लो कोई पंखा का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। कितना फ्रीक्वेंसी है? 20 कितना फ्रीक्वेंसी है? 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, या फ्रीक्वेंसी 20 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है? 20 चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि 20 चक्कर लगाने में कितना लग रहा है उसको? 1 सेकेंड लग रहा है। 20 चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 20 चक्कर लगाने में, अब देखिए ऐसे एक एक नियम, 20 चक्कर लगाने में 20 रोटेशन, 20 रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। तो 1 रोटेशन में कितना समय लगेगा? 20 रोटेशन में 1 सेकेंड, तो 1 रोटेशन में कितना लगेगा? 1/20।
20 सेकंड लगेगा। एक रोटेशन में कितना लगेगा? 1/20 सेकंड लगेगा। एक रोटेशन में कितना लगेगा? 1/20 सेकंड। और एक रोटेशन करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या निकला? टाइम पीरियड निकला ना। टाइम पीरियड कितना निकला? 1/20। ये क्या निकला? ये व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या निकला ये? क्या निकला ये? टाइम पीरियड निकला। क्या निकला? टाइम पीरियड निकला। कितना? 1/20 निकला टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी कितना लिखे थे हम देखो तो 20। तो ये साबित हो गया कि नहीं हो गया? साबित हो गया कि नहीं हो गया? तो टाइम पीरियड 1/20 आपका आया। और 20 क्या था हमारा? देखो अभी ऊपर लिखा ही हुआ है। 20 क्या था? फ्रीक्वेंसी था। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/n। ये बात साबित हो गया कि नहीं? तो टाइम पीरियड अगर 1/n हो गया तो उल्टा देंगे तो n इक्वल टू 1 टाइम पीरियड नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। कैसे होता है ये समझ गए? तो ये बात हुई टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। अब यहाँ पर इसके बाद जो हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। आइए अब जो निकालना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब ए और अल्फा के बीच का रिलेशन। ए जो है ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन के लिए होता है और अल्फा किसके लिए होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का इंडिकेशन अल्फा होता है और लीनियर एक्सेलरेशन का इंडिकेशन ए होता है। लीनियर एक्सेलरेशन का ए, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा होता है। अब इस दोनों के बीच रिलेशन हमको चाहिए। पहले तो रिलेशन याद भी रखना है। क्या रिलेशन होता है? ए इक्वल टू आर अल्फा। क्या होता है? ए इक्वल टू आर अल्फा। आर क्या होता है? रेडियस होता है। सर्कुलर की बात है, आर इसमें रेडियस ही होगा। तो कोई भी पार्टिकल जैसे मान लो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा है, ठीक है, और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से जा रहा है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हेल्प लेंगे अभी जो बताए इसके पहले v इक्वल टू ओमेगा आर, जो कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है। v और ओमेगा के बीच आर तो रहेगा ही सब में, ठीक है। तो v और ओमेगा के बीच जो रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर, बोलते जाइए क्या होता है रिलेशन? v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ऐसा करते हैं कि अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो सवाल है कि किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू। बोलो किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए? रेस्पेक्ट किसका होना चाहिए? टाइम का होना चाहिए। एक्सेलरेशन की जब बात होगी तो रेस्पेक्ट किसका बन सकता है? टाइम का ही बन सकता है। जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो रेस्पेक्ट किसका बनेगा? टाइम का बनेगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो बनेगा ये आपका हो गया dv अपॉन dt, और यहाँ जो बनेगा d dt ऑफ ओमेगा आर, d dt ऑफ ओमेगा आर। अब ये बताओ इसमें ओमेगा क्या होगा? ओमेगा क्या होगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ ओमेगा जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा। ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। रेडियस जो होगा, अच्छा ये बताओ रेडियस इसमें क्या होगा? रेडियस कांस्टेंट होगा कि बदलेगा? रेडियस कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? रेडियस कांस्टेंट होगा। अगर रेडियस बदल गया तो सर्कुलर मोशन कहाँ रह जाएगा? फिर सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस क्या होना चाहिए? हर जगह फिक्स होना चाहिए। अगर रेडियस कम ज़्यादा हो गया, रेडियस अगर कम ज़्यादा हो गया तो सर्कुलर पाथ हुआ क्या? रेडियस अगर कम ज़्यादा हो गया तो सर्कुलर पाथ हुआ क्या? सर्कुलर पाथ ही नहीं हुआ। आई बात समझ में? तो सर्कुलर पाथ ही नहीं होगा, तो इसलिए रेडियस कांस्टेंट होगा। तब यहाँ ध्यान दीजिए रेडियस कांस्टेंट होगा तो आर को हम बाहर निकालेंगे।
रेडियस कांस्टेंट है डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब यहाँ देखिए ओमेगा जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए कि आपको पता है डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, बोलो। डी ओमेगा अपॉन डी टी इसके पहले बताए थे, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, अल्फा ये होता है। तो अब यहाँ पर देखो डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा हो गया, तो ये आर हो गया, उसके बाद डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा हो गया, और डी वी बटे डी टी क्या होता है ये भी आपको पता है, डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन हुआ नहीं। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, कैसा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। और अल्फा कैसा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। और तो डी वी बटे डी टी आपके पास मिल गया ए, तो ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया देख लीजिए, आर अल्फा। ए इक्वल टू क्या मिला, आर अल्फा। आई बात समझ में, ए इक्वल टू आर अल्फा याद रखना है। अब देखो इसको याद ऐसे रखना, याद रखने का टेक्निक जैसे ए इक्वल टू आर अल्फा याद रखना है। यहाँ पर भी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, नहीं तो पता है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब नीचे टाइम आएगा, तो v बाई टी क्या होता है, ए होता है v से रिलेटेड एक्सेलरेशन, ए है v से रिलेटेड एक्सेलरेशन, v लीनियर वेलोसिटी होता है। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी है, इसके जगह पर लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, अल्फा, इसके स्थान पर ए, और आर तो रेडियस है, ये अपने जगह पर है, ठीक है। देखो ऐसे तो डिफरेंशिएट किया, ज़्यादा अच्छा तो यही है। और फिर आप ऐसे सिंपल वे में दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करके भी कर सकते हो, एक ही बात होगा। अगर हम जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर है, हम टाइम से डिवाइड कर दें, जैसे मान लो जल्दी निकालना है तो v इक्वल टू ओमेगा आर तुम्हारे पास है, नीचे भी टाइम डाल दो, यहाँ भी टाइम डाल दो। v बाई टी क्या होता है, ए होता है, ओमेगा बाई टी क्या होता है, अल्फा होता है। हो गया खेल खत्म, आर अल्फा। देख लीजिए एक लाइन में आ गया, ए इक्वल टू आर अल्फा। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया। तो v इक्वल टू ओमेगा आर है, नीचे जैसे ही टाइम से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ भी टाइम से डिवाइड किया, v बाई टी ए मिल गया, ओमेगा बाई टी आर मिल गया, ये ओमेगा बाई टी अल्फा हो गया, और बाकी रेडियस तो अपने जगह पर है। और सर्कुलर मोशन में रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेडियस बदल भी सकता है क्या, अगर रेडियस बदल गया तो सर्कुलर रह गया क्या, तो सर्कुलर का डिफिनेशन खत्म हो जाएगा। क्या मंडल जी समझ में आ रहा है ना। तुम रह कि खिड़की का झांक रही है, वर्षा देख रही है ना। अच्छा चलो बात समझ गए। तो ए इक्वल टू आर अल्फा। अब यह देखो इसमें है, देखो अब याद रखना, ये बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स से या एस से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, है ना। बात समझे कि नहीं। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करते हैं थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। आई बात समझ में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस या एक्स या एस से, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, v से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, हाँ ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से। आई बात समझ में।
अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? ए से, है ना। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ओमेगा को हम लिखना चाहें तो डी थीटा बटे डी टी दे सकते हैं। ओमेगा को लिखना चाहें तो डी थीटा अपॉन डी टी दे सकते हैं। अगर अल्फा को लिखना चाहें तो क्या दे सकते हैं? अल्फा को लिखना चाहें तो डी ओमेगा अपॉन डी टी दे सकते हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ एक्सेलरेशन को लिखना चाहें, ये तो सिंपल बात है, डी वी बटे डी टी लिख सकते हैं। अगर भी को लिखना चाहें तो डी एक्स बटे डी टी लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हो गया? अब आइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? हम लोगों ने ये देखा है, सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो हर एक जगह पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? चेंज करता जाता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वो क्या होगा? हर जगह बदलेगा। बदलेगा कि नहीं? हर जगह चेंज करेगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने के वजह से देखो, एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, तो अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैग्नीट्यूड में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नीट्यूड में जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंशियल, या लीनियर भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन में परिवर्तन होने के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? डायरेक्शन के वजह से, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यही बात यहाँ पर देखिए लिखे हैं, इफ बॉडी मूव्स इन द सर्कुलर पाथ देन वी नो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज एट एवरी पॉइंट, changes at every point. Hence, due to change in direction of velocity, velocity के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से a special type of acceleration produces, which is known as, क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर। इसका डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर के तरफ होता है। किधर होता है? सेंटर के तरफ होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको? रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। देखो, जैसे यही फिगर आप देख रहे हैं, हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करेगा, और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों ही हर एक पॉइंट पर क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। चेंज तो करेगा ही, लेकिन होगा क्या बाबू? तो टेंजेंशियल होगा। टेंजेंट मतलब रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। हर जगह वही देखिए, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी ले रहे हैं हम, देखिए इधर है, यहाँ ले रहे हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही टेंजेंशियल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इधर, यहाँ देखिए इधर, यहाँ देखिए इधर। ये रेडियस के साथ हमेशा 90 बनाएगा। रेडियस के साथ हमेशा क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। रेडियस के साथ हमेशा क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। आई बात समझ में? रेडियस के साथ क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। और सेंट्रीपिटल का शाब्दिक अर्थ ही होता है, सेंट्रीपिटल का शाब्दिक अर्थ ही होता है टुवार्ड्स सेंटर। पिटल मतलब होता है टुवार्ड्स, पिटल मतलब टुवार्ड्स, तो टुवार्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला आता है AR = V² अपॉन R।
और ये हम अगले दिन जो है इसको निकालेंगे, प्रूफ करेंगे। ये इस टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला v²/r। तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ लगता है, तो जब एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ है तो एक फोर्स भी सेंटर के तरफ लगेगा। बात समझे कि नहीं? जब एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ है तो एक फोर्स भी लगेगा। जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स होगा, इसलिए कि मास तो किसी बॉडी का होता ही है। जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स होगा, इसलिए कि मास तो किसी भी बॉडी के पास है ही। बिना मास के तो कोई बॉडी होता नहीं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके हिसाब से एक फोर्स भी लगता है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ए फोर्स एक्ट on the body towards the center which is known as centripetal force। क्या कहा जाता है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यह भी किधर लगता है? सेंटर के तरफ लगता है। आई बात समझ में? अब बाकी इसका क्या फॉर्मूला आता है, इसको कैसे आता है, इसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू। मैं हूँ RK जय सर, मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी। थैंक यू।